जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम होपिंग सब बहुत बढ़िया हैं और बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। आई एम ऑल गुड। दिस इज राधिका दुआ, योर co-explorer, mentor and learning buddy for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तक तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इतना सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं दैट वी फील कि अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन मूव द ओशन नाउ, कुछ भी कर देंगे, राइट? बट अभी अभी मेरे दोस्त, अभी भी पिक्चर बाकी है। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए बिफोर यू स्टेप अप, राइट? बिफोर यू स्टेप अप योर गेम, हमें बहुत सारी और चीजें भी देखनी है। तो आज की क्लास में वी विल बी सीइंग व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तक मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं कैसी है। जब उसका ऑडिट हो जाता है तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। सो व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये सारी चीजें हम आज देखेंगे एंड अ लॉट मोर देन दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज के पिटार। ओके, तो शुरू कर रहे हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे सब कुछ है। लेट्स ट्राई टू अनपैक इट स्लोली एंड वी विल टुगेदर अनपैक इट सो दैट हर एक कंपोनेंट, हर एक एस्पेक्ट आपके समझ में आए कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल हियर, what is your role in this, everything I will try to make clear in this particular session. अगला 1-1.5 घंटा आप मेरे साथ पूरा अपना कंसंट्रेशन मुझे देके बैठे रहे, ठीक है? चलिए, पहली बात ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? आई वांट यू टू नो दैट। नाउ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आगे के लिए हम इनको बोलेंगे AFS। क्या बोलेंगे? AFS। AFS आर दी ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, यानी कि स्टैम्प्ड है ये। यू कैन रिलाई ऑन देम। दे आर समथिंग विच आर ऑफिशियल है, ड्राफ्ट मोड में नहीं है। दे आर फाइनलाइज, स्टैम्प्ड एंड साइंड, ठीक है? ऑफ अ कंपनी दैट हैज बीन एग्जामिन्ड एंड वेरीफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जिसको एग्जामिन करा है और वेरीफाई करा है एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर में, जो अक्सर कौन होता है? एक CA होता है, ठीक है? टू एंश्योर दैट, क्या चेक कर रहा है वो? कितनी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं, कितनी कंप्लीट हैं, कितनी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एंड वेदर दे आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब या तो AS या IND AS, क्या लग रहा है उस हिसाब से क्या बनी है या नहीं बनी है। दिस वी हैव टू सी। तो हम क्या क्या देख रहे हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वेदर दे आर एक्यूरेट इन नेचर, दे आर कंप्लीट, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, एंड दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब कुछ भी मिसस्टेट नहीं करा आपने मटीरियली। और हम देख रहे हैं कि एप्लीकेबल AS IND AS उस पर लगे हैं या नहीं लगे हैं। ये 4 चीजें CA चेक कर रहा है, ठीक है? इन सिंपल टर्म्स इफ आई से कि एक कंपनी का रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंपनी, बट बिफोर इट इज पब्लिश्ड अ ट्रस्टेड एक्सपर्ट, दैट इज द ऑडिटर, चेक इट टू कंफर्म दैट एवरीथिंग इज करेक्ट एंड नथिंग इज हिडन और एग्जैजरेटेड। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और कुछ भी आपने बढ़ा हुआ नहीं दिखाया, कुछ भी घटा हुआ नहीं दिखाया। बस हम एक्सटर्नल पर्सन से चेक करा रहे हैं। कौन है एक्सटर्नल पर्सन? आपका ऑडिटर। कौन होता है वो? अक्सर CA, ठीक है? सो AFS आर ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ अ कंपनी, जिसको एग्जामिन और वेरीफाई करा है आपके CA ने। वो चेक कर रहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये एक्यूरेट है, कंप्लीट है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और एप्लीकेबल AS के हिसाब से आपने इसे बनाया। आप अगर किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लो, आप डाबर की ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लो, आप रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लो, एनी लिस्टेड कंपनी, एनी अनलिस्टेड कंपनी, एनी PSU प्राइवेट कंपनी, एनी विच वे, राइट? आप उसे उठा के देख लो, आप उसकी ऑडिट रिपोर्ट उठाओगे ना, इतनी मोटी होगी ऑडिट रिपोर्ट, इतनी मोटी ऑडिट रिपोर्ट होगी, 300-400 पन्नों की ऑडिट रिपोर्ट होती है। आई हैव सीन पीपल जो फाइनेंशियल्स देखते हैं एंड डर जाते हैं because they do not know how to read them. They have no idea what to go through in these financial statements. ये जो रिपोर्ट है, ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, इसको मैं रीड कैसे करूं? लोगों को ये नहीं आता है। They do not know how to read it, what to take out of it and how to comprehend it first of all.
रीड करना नहीं आ रहा, फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करना नहीं आ रहा, ये नहीं पता कि क्या यूजफुल है और क्या सिर्फ ऐसे ही है, राइट? सो इन टूडेज क्लास एज एन अकाउंटेंट एज अ कंपनी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इस 400 पन्ने की पेज में से आपके लिए क्या जरूरी है, ये मैं आपको बताऊं, जहां आपका रोल इन्वॉल्व है. दिस आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे. ओके, व्हाट डज ऑडिटेड मीन? पहले तो मैं आपको बता दूं ऑडिट का ही मतलब क्या है. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटेड का मतलब क्या है? ऑडिटेड मीन्स अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिट फर्म. या तो कोई इंडिविजुअल है, मतलब एक सीए, या फिर सीए की फर्म है. ऑडिट फर्म जैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे बिग फोर्स हैं, डिलॉयट, केपीएमजी एटसेट्रा. ठीक है, हम देख रहे हैं कि उन्होंने एग्जामिन करा आपका फाइनेंशियल डेटा, उन्होंने चेक करे आपके आईसीस, इंटरनल कंट्रोल्स और अकाउंटिंग मेथड्स चेक करे उन्होंने वेरीफाई करा है आपका एक्यूरेसी ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी. इन शॉर्ट उन्होंने क्या चेक, किस चीज की एक्यूरेसी चेक करी है? पीएनएल की, जिसमें सारे इनकम आ गए, मतलब रेवेन्यू, सारे एक्सपेंस आ गए, और आपके असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी. कहाँ आता है एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी? एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी को साथ रख दूं तो क्या बन जाता है? बैलेंस शीट. याद करो, डुअल एस्पेक्ट, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट. यही तो होती है बैलेंस शीट आपकी. तो यही चेक कर रहे हैं, दो चीजों की एक्यूरेसी चेक कर रहा है. वो चेक कर रहा है कि आपके पास इंटरनल कंट्रोल्स है या नहीं. आपको बताया था ना मैंने कि आईसीस पे भी कमेंट करता है ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल्स पे भी कमेंट करता है. वो फाइनेंशियल डेटा चेक कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है ओपिनियन. सिर्फ चेकिंग पे उसका काम खत्म नहीं हुआ. ये तो चेकिंग पोर्शन हो गया, राइट? ये तो चेकिंग पोर्शन हो गया, बट उसका काम चेकिंग पे खत्म नहीं हुआ. अब वो इस पे अपना एक एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन. जो उसका ओपिनियन है उसको वो एक्सप्रेस करके जाएगा, लिख के इन रिटर्न फॉर्म. एक्सप्रेस करेगा वो इन रिटर्न फॉर्म इन ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट में अपना वो रिटन फॉर्म में ओपिनियन एक्सप्रेस करके जाएगा कि वेदर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर अंडर रिव्यू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू. कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पहले मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, बिल्कुल सही और सच्चा व्यू दे रही है या नहीं? द ऑडिटर issues an audit report that is attached to the financial statement. इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन स्टैम्प करके इसके साथ एक ऑडिट रिपोर्ट अपना इशू करेगा ऑडिटर. ओके, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? एएफएस के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीएफएस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. इक्विटी मतलब कैपिटल में जो भी मूवमेंट हो रही है पूरे साल में, प्लस माइनस जो भी हुआ है कैपिटल के अंदर, उसकी स्टेटमेंट. नोट्स टू अकाउंट्स, नो बैलेंस शीट इज फुल विदाउट नोट्स टू अकाउंट्स. ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे. नो प्रॉफिट एंड लॉस इज कंप्लीट विदाउट नोट्स टू अकाउंट्स. नो सीएफएस इज कंप्लीट विदाउट नोट्स टू अकाउंट. इन तीनों चीजों से रिलेटेड ही नोट्स बनते हैं. और साथ में क्या लगता है? ऑडिटर की रिपोर्ट. तो मैं जब चेक कर रही हूँ पीएनएल, बैलेंस शीट, सीएफएस, इनके नोट्स टू अकाउंट्स, साथ में स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, सोकी जिसको बोलती हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसको अब से हम प्यार से क्या बोलेंगे? सोकी, SOCE, सोकी. ठीक है, और साथ में ऑडिटर का रिपोर्ट, साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट. जो नोट्स टू अकाउंट्स है अक्सर हम लोग सोकी नोट्स टू अकाउंट्स में ही लिख देते हैं. ओके, लीगल बैकग्राउंड इन इंडिया देखो कि लीगली आप क्यों कर रहे हो ऑडिट? बिकॉज ऑफ सेक्शन 129, बिकॉज ऑफ सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट. देन वी आर डूइंग ऑडिट बिकॉज ऑफ सेबी LODR रेगुलेशंस एज वेल. एंड देन वी आर डूइंग ऑडिट बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो. कहाँ लिखा है? सेक्शन 129 में लिखा है कि प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. 143 में लिखा है कि उसकी ऑडिट कराओ इंडिपेंडेंट ऑडिटर से. सेबी LODR रेगुलेशंस में लिखा है हर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी ऑडिट कराना. और इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि टैक्स ऑडिट कराओ अंडर सेक्शन 44AB. ओके, चलिए, पर्पस क्या है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? मुझे पहले पता चल जाए मैम इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए.
यूज कहाँ होंगी ये, पर्पस क्या है इसका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का? प्लीज टेल मी दैट, व्हाई आर दीज सो इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गेटिंग ऑडिट डन? So let me tell you that as well. For transparency, show that a real picture of the financial health of the company. Then audit is done for building trust so that investors can bank upon the audited data. हम rely कर पाए आपके audited data पर, इसलिए लीगल कंप्लायंसेस हैं, लॉ बोल रहा है ऑडिट कराओ, फ्रॉड डिटेक्शन होता है ऑडिट कराने से। जो एक ऑडिटर होता है वो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का बिहेवियर रखता है, नेचर रखता है, राइट? वो आइडेंटिफाई करता है सारी सस्पिशियस एंड फॉल्स रिपोर्टिंग को, देन ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग मिल पाए। इन्फॉर्म्ड क्योंकि इंफॉर्मेशन है ना आपके पास, आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए, उसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन रीड करी, आपने इंफॉर्मेशन रीड करी, आपने उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करी, फिर आपको जितना समझ आया बहुत बढ़िया, फिर आपने पढ़ी उसकी ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही हैं मेरे ओपिनियन में, दे आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर, मींस कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी डर्टी वर्क नहीं है इसके अंदर। सो एज पर द ऑडिट रिपोर्ट यू कैन नाउ मेक अ डिसीजन कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना या नहीं करना। मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि आगे उसको क्या प्लानिंग करनी है, आगे क्या बजटिंग करनी है। क्रेडिटर्स डिसाइड कर सकते हैं कि मैं आपको और क्रेडिट दूं ना दूं। गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है वेदर यू आर पेइंग करेक्ट टैक्सेस और नॉट। सो लॉट ऑफ एक्सटर्नल पार्टी यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, a lot of users are there of these financial statements, and because you have audited them, now they are more transparent. There is a trust building process that is happening. Legal compliances are fulfilled. You can easily detect fraud, and then you can make an informed decision for your investments and otherwise, right? For example, a company says it earned 10 crores in profit. एक कंपनी है वो बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रही है, बोल रही है हमने ना 10 करोड़ रुपए कमाए हैं प्रॉफिट में। क्या सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है टीवी पे, रेडियो पे, एवरीवेयर बहुत बढ़िया, बहुत तेज एडवर्टाइजमेंट आ रहा है हर थोड़ी देर में? विल यू एक्चुअली ट्रस्ट देम? इवन इफ इट इज ऑन अ टीवी, even if it is on a television, even if it is on some broadcast media, even if it is on radio, do you believe that they have earned 10 crores in profit? I'm sorry, I will not believe it. No, I will not believe it because it is just a claim. It is not something which is verified. But अगर एक ऑडिटर इसको साइन स्टैम्प कर दे ऑडिट रिपोर्ट के साथ, इनकी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए, इनकी वेबसाइट पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश हो जाए, तो मुझे किसी तरीके की एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊं, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को रीड कर पाऊं, साइन एंड स्टैम्प्ड, then I will definitely trust that yes, you have earned 10 crore rupees, because I trust the auditor, I trust the CA. Now you understand why I tell you that CA profession is such a valuable and respected profession, right? But if the certified auditor, there's a sign and stamp, I am going to believe it because I know that person has checked all the records. He has done some vouching, some ledger scrutiny was performed. Then there were confirmations that were legit and they were genuine in nature. So that is why I know that audited financial statements, I can trust them. They are accurate and they have some legality over it, right? So that is why you can trust these audited financial statements. अब किसके काम आती हैं audited financial statements? अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो all stakeholders. Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड दिस अकाउंटिंग कोर्स? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? थर्ड, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस कोर्स? एंड फोर्थ, व्हाई यू शुड चूज SharpUp. Let's talk about point number 1.
Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री. सो देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. All stakeholders. Stakeholders मतलब जो हमारी बिजनेस में कोई सा भी स्टेक रखते हैं internally या externally. They are all my stakeholders. जो किसी भी तरीके का स्टेक रख रहे हैं ना मेरे बिजनेस में. So अगर हम मोटा मोटा बात करें तो कौन कौन है ये शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको देखना है कि उन्हें डिविडेंड कितना मिलेगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना ग्रोथ हो सकता है. भाई आप ध्यान दो, जो भी शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं दे आर ट्रेडेड ओनली फॉर 2 पर्पसेस. पहला कैपिटल गेन एंड दूसरा कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन बोलना चाहिए मुझे. पहला कैपिटल एप्रिसिएशन एंड दूसरा डिविडेंड, राइट. दो ही चीजों की वजह से ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग कि जो मैंने कैपिटल लगाया वो एप्रिशिएट हो जाएगा, जितने पैसे मैंने लगाए हैं स्टॉक्स में बढ़ जाएंगे, प्लस मुझे डिविडेंड मिलेगा, राइट. तो अगर मुझे चेक करना है कि मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, पीई रेशियो क्या है, कितना डिविडेंड मिल जाएगा, कितनी प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, कितना कंपनी में ग्रोथ का स्कोप है, अगर ये सारी चीजें मुझे पता चल जाए तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहूंगी, अदरवाइज मैं विड्रॉ कर लूंगी अपने आप को उस कंपनी से, राइट. तो ये सारी बातें कहाँ से पता चलेंगी, ये सारी बातें मुझे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेंगी और वहां से आई कैन फर्दर मेक माय फंडामेंटल एनालिसिस, राइट. जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो चेक करेंगे कि भाई ROI कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना मैंने इन्वेस्ट कर रखा है इस कंपनी में, हाउ मच ROI इज देयर, देन दे कैन मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अकॉर्डिंगली. देन ऑल द बैंकर्स वुड लाइक टू सी कि जितने सैंक्शनड लोन्स हैं वो उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट हमने जो दिया हुआ है वो वापस भी मिलने वाला है या नहीं. सो दे कैन सी द फाइनेंशियल्स एंड देन डिसाइड कि हमें कितना लोन इन्हें सैंक्शन करना है एंड कितना हम रेट इंटरेस्ट का इनसे मांग सकते हैं, कितना मांगना चाहिए इनफैक्ट, राइट. मैनेजमेंट को क्या फायदा है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देख के मैनेजमेंट कैन प्लान, मेक अ बजट एंड परफॉर्मेंस रिव्यू कैन बी डन. ऑल द रेगुलेटर्स, ऑल द रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर इंटरेस्टेड इन योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाई? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि सारे कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं या नहीं. जैसे सेबी है, RBI है, MCA है, ये सब लोग देखना चाहते हैं कि आपका कंप्लायंस हो रहा है पूरा, they want to monitor their compliances. Then all the tax authorities are interested in your audited financial statements. Why? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि असेसमेंट जो हुआ है वो ठीक है या नहीं है, जो टैक्स असेसमेंट आपने करा है वो कैसा होगा, जितना टैक्स आपने पे कर दिया was it correct or not. All the employees are also interested. Why? Because then they can negotiate their wages or ESOPs plus they wait for their bonus.
प्लस दे वेट फॉर देयर बोनस। वाई? क्योंकि हो सकता है आपने एम्प्लॉइज को बोला हो कि अगर हमारी कंपनी इस साल 5% अबव रेवेन्यू कमाएगी देन वी विल गिव यू बोनस। सो हम कैसे माने कि हमारी कंपनी ने 5% अबव रेवेन्यू कमाया है या नहीं, प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया, कैसे पता लगेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, ऑफ कोर्स, राइट? एंड आवर कॉम्पिटिटर्स आर आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन आवर AFS. Why? Because if there is an industry and we have a lot of competitors, then there is a lot of benchmarking happening. There's a lot of strategic insight that we have, all the companies have. So the competitors also want to see what is that is you are doing right and they can adopt it. और अगर आप कुछ गलत करें तो then also they want to see कि आप क्या गलती कर रहे हो ताकि वो लोग वो गलती ना करें। Got it? चलिए, इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? पहली बात, यू गेट अश्योरेंस, आपको एक अश्योरेंस मिलता है, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड में होता है, आपको एक राहत मिलती है कि ये एक्यूरेट है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आप इन पे अब रिलाई कर सकते हैं। सो देयर इज अश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी दैट यू कैन rely on these financial statements. They are materially free from any sort of material misstatement. एक इंडिपेंडेंट वैलिडेशन मिल रहा है फिगर्स का और डिस्क्लोजर्स का कि जो फिगर्स है वो एक्यूरेट है और जो डिस्क्लोजर्स है वो सही है, फेयर है, राइट? हम ये भी देखते हैं कि जो यू कैन डिटेक्ट और डिटर मैनिपुलेशंस, फ्रॉड एंड एरर्स। आप देख सकते हो कि ना कोई फ्रॉड हो रहा है, ना मैनिपुलेशन है और ना ही कोई एरर है। आपकी क्रेडिबिलिटी को भी एनहांसमेंट मिलती है बिकॉज ऑफ AFS, क्योंकि वो जो रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैं, लायबिलिटीज, एसेट्स हैं, यू नो दैट दे आर करेक्ट। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी शोइंग 500 crores in revenue can be trusted only if that figure is verified, right? इतनी बड़ी फिगर है, हम कैसे मान लें कि आपका वाकई इतना रेवेन्यू है? अगर AFS में लिखा होगा तो मान लेंगे हम, यस, करेक्ट, क्योंकि ऑडिटर ने एक एक एसए फॉलो करा होगा, एक एक AS चेक करा होगा, एक एक लाइन आइटम चेक करी होगी। वी नो दैट। अगर उन्होंने वो नहीं करी है तो वो फंस जाएंगे। अब आपको कैसे पता ऑडिटर अपना काम सही कर रहा है? ऑडिटर्स का भी पीयर रिव्यू होता है, हर ऑडिटर को अपना काम आगे शो करना होता है, उनका भी पीयर रिव्यू होता है और CS मिलकर उनका काम चेक करते हैं। तो दैट इज, और बहुत हैवी पेनल्टीज है, डीबार हो जाते हैं। अगर ICI को जरा भी शक हो जाए कि आपने गड़बड़ करी, वो आपको डीबार कर देते हैं सीधा। दैट इज वाई ऑडिटर्स जो CAs हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि कुछ भी गलत रिपोर्टिंग नहीं हो जाए, क्योंकि कुछ भी, जब इतने सारे लोग मेरे काम पे रिलाई कर रहे हैं, इतने सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मेरे काम पे लिए जाएंगे, सो आई हैव टू हैव सम इंडिपेंडेंस, सम ऑब्जेक्टिविटी, माय मोरल्स शुड बी वेरी हाई, राइट? दैट इज वाई CA, एक जो CA है उसको हम बहुत ज्यादा फेथ रखते हैं उसमें, ठीक है? दूसरी बात, लीगल और स्ट्रैटेजी कंप्लायंस है। ये आपको ऑडिट कराना ही कराना है। कंपनीज एक्ट में लिखा है, सेबी LODR रेगुलेशंस में लिखा है, आपको चेक करना है कि आपका AS फॉलो हो रहा है, टैक्स लॉज फॉलो हो रहे हैं, अदर लॉज फॉलो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 143 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर से आपको, ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना है फ्रॉड और इरेगुलरिटीज को। दिस इज स्पेशली मेंशन्ड इन सेक्शन 143, राइट? और क्या इंपॉर्टेंस होगी AFS की? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बन रहा है और पब्लिक का ट्रस्ट बन रहा है, चाहे उसमें फिर वो इन्वेस्टर्स हो जो रिलाई कर रहे हैं आपके ऑडिट रिपोर्ट पर ताकि वो डिसीजन ले पाए। आप एनहांस कर रहे हो ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस कर रहे हो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अगर कुछ एसिमेट्री है तो उसको आप रिड्यूस कर रहे हो कि हटाओ, गलत डाटा हटाओ। देयर शुड बी सिमेट्री, राइट? लिस्टेड कंपनीज को क्लीन ऑडिट अट्रैक्ट करता है हायर वैल्यूएशन। अगर लिस्टेड कंपनी है और उनको क्लीन ऑडिट चिट मिल गई है, उनकी उनकी ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, तो वो क्या, अब ज्यादा लोग उनको अट्रैक्ट करेंगे, देयर विल बी हायर वैल्यूएशन ऑफ देम और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सकती है इसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ओनली इन कंपनीज विद कंसिस्टेंट ऑडिटेड अर्निंग्स। म्यूचुअल फंड सिर्फ उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे ऑडिटेड, कंसिस्टेंटली ऑडिटेड अर्निंग्स होती हैं, कि आपकी अर्निंग्स जो है वो कंसिस्टेंट भी है और वो ऑडिटेड भी है। आपका ऑडिट हुआ हुआ, यस वी बिलीव इन यू देन, ठीक है?
देन इट इज अ इन्वेस्ट डिसीजन मेकिंग टूल फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं एफएस, क्योंकि वहां आप कॉस्ट कंट्रोल देख सकते हो, रेवेन्यू का ट्रेंड आपको पता चलता है, लिक्विडिटी पोजीशन पता चल जाती है, डेट सस्टेनेबिलिटी पता चल जाती है कि कब तक हम डेट को सस्टेन कर सकते हैं। बजटिंग में, फोरकास्टिंग में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में काम आते हैं एएफएस। एग्जाम्पल, स्टेटमेंट ऑफ सीएफएस मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज वेदर ऑपरेशंस आर जनरेटिंग कैश और नो। सीएफएस में आप ये चेक करते हो कि जो मेरे ऑपरेशंस हैं उससे पॉजिटिव कैश फ्लो हो रहा है या नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, या आप चेक करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, राइट। बैंक्स के साथ आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है और लेंडर्स के साथ भी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है, राइट। क्योंकि अगर ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनसे रेशियोज निकालनी बहुत इजी हो जाती है, राइट। फॉर एग्जांपल, अ कंपनीज लोन एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड इफ द ऑडिटेड डेट रेशियो इज टू हाई। अगर आप लोन लेने गए और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके गए जो ऑडिटेड नहीं है, पहली बात तो यही आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बैंकर बोलेगा प्लीज गेट योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं बिलीव कैसे करूं, मैं ट्रस्ट कैसे करूं। अगर आप लेके गए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वहां की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए नेगेटिव है, तो आप चाहे जितना मर्जी परसुएट करने की कोशिश करो बैंकर को, बैंकर आपको लोन नहीं देगा। बट अगर उसमें इंफॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव है तो आपको ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है, बैंकर आपका लोन अप्रूव कर देगा, बिकॉज बैंकर इज रिलाइंग ऑन एफएस, राइट। अब जब भी आपका मर्जर हो, एक्विजिशन हो या आईपीओ रेडीनेस देखनी हो तो हम सबसे पहले क्या उठाते हैं, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस के लिए ये एसेंशियल है, राइट। और आईपीओ फाइलिंग अगर आप करने जाओगे ना तो वहां पर तो मांगते ही हैं कि हमें आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, ऐसे मत दो कोई से भी फाइनेंशियल्स, ऑडिट कराओ फिर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जोमैटोज आईपीओ इंक्लूडेड 3 years ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी में एएफएस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इट इंश्योर्स कि आप ट्रांसपेरेंसी है, डिसिप्लिन मेंटेन है और एथिकल कोड फॉलो हो रहा है। ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो बताता है मैनेजमेंट के जो क्लेम्स है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड्स रिव्यू एंड रिलाइज ऑन दीज रिपोर्ट्स। जो ऑडिट कमिटी है वो इन रिपोर्ट्स पे रिलाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडिटर ने एक भी डिस्क्रिपेंसी रेस कर दी ना तो उसी वक्त डायरेक्टर्स को, अगर उनको लगता है बहुत एसेंशियल है, डायरेक्टर्स को एक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक अजम्पशन है गोइंग कंसर्न, अगर ऑडिटर ने एक भी रेड फ्लैग रेस कर दिया, एक भी कंसर्न रेस कर दिया फॉर योर गोइंग कंसर्न, ऑडिटर्स विल एक्ट इमीडिएटली, क्योंकि उनको लगेगा ये हमारे बिजनेस पे काम उंगली उठ रही है, इमीडिएटली दे विल टेक एक्शन। अब टैक्सेशन एंड रेगुलेटरी यूज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है एएफएस को उठाना, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपका टैक्स कैलकुलेट करता है वो आपकी एएफएस उठाता है, ऑडिटेड बुक्स उठाता है असेसमेंट्स के वक्त। जीएसटी रिकंसिलिएशन में, ट्रांसफर प्राइसिंग में, टीडीएस कंप्लायंसेस में भी एएफएस ही यूज हो पाती हैं। और अगर आपकी एएफएस रखी है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखी हैं, तो आप बहुत सारी पेनल्टीज से बच सकते हो, क्योंकि यू कैन से कि हमारा सीए चेक करके गया था और ये प्रॉब्लम नहीं थी। यू कैन गो फॉर अपील्स, यू कैन एक्चुअली आर्ग्यू कि हमारा काम सही है। You can avoid penalties for non-compliance as well. For example, tax audit under section 44AB requires audited books. तो non-compliance ही नहीं होगा जब आपने ऑडिट करा लिया। अब डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज में भी एएफएस बहुत ज्यादा काम आते हैं। यू कैन अनकवर अ लॉट ऑफ फेक इनवॉइसेस, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये सारी चीजें ऑडिट के वक्त सामने आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सत्यम स्कैम हुआ था वहां पर इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स थे, वो किसने करा था? वो आपके इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने ही चैलेंज करे थे कि इसमें प्रॉब्लम है, उसी ने, सीए ने ही उनकी डिटेक्ट करा था। मतलब सत्यम स्कैम में तो इट इज अ वेल नोन आइडिया कि सीए हेल्प भी कर रहा था उनका, बट अगेन इट इज डिबेटेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं।
मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, so let me tell you that SharpUp has already trained 1000+ accountants out there. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो ahead and enroll yourself. Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. बेंचमार्किंग में भी बहुत काम आते हैं आपके AFS, क्योंकि सब लोग रिलाय कर रहे हैं ना आपकी इनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो बहुत इजीली आप बेंचमार्क कर सकते हो और इंडस्ट्री को कंपेयर कर सकते हो। जैसे मुझे अगर मैं 2 कंपनीज का इप्टा कंपेयर करने लग जाऊं, इप्टा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर मैं एक ही इंडस्ट्री की 2 बिग प्लेयर्स का इप्टा चेक करूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कहां से चेक करूंगी इप्टा। पहली बात तो मैं उनकी ऑडिटेड नंबर्स उठाऊंगी, वहां से उनका इप्टा चेक करूंगी। देन आई विल गेट टू नो हाउ मच अर्निंग्स आर देयर बिफोर एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट की मैं आपको पार्ट्स दिखा रही हूं। वी आर पिकिंग अप फर्स्ट पार्ट का सैंपल देख लो आप कि एक ऑडिटर रिपोर्ट कैसे दिखती है देखने में। तो एक ऑडिटर रिपोर्ट कुछ ऐसे दिखती है, बहुत बड़ी होती है। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट। वहां हेडिंग लिखी होती है इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट, वहां का पर्पस, एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। अगर आप कोई सी भी ऑडिटर्स रिपोर्ट उठाओगे तो उसका फर्स्ट पेज आपको ऐसा ही दिखेगा। अब क्या होता है ऑडिटर रिपोर्ट में? एग्जैक्टली होता क्या है ऑडिटर की रिपोर्ट में? वहां पे ये पहली बात तो एक लीगल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाई जाती है। सेक्शन 143 में दिया हुआ है कि ऑडिटर की ड्यूटी है ऑडिट रिपोर्ट को लेके आओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में ऐसे 700 में, 701 में, 705 में बताया गया है कि आप कैसे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो ISAs और PCAOB फॉलो होता है। जो ऑडिटर है वो अपना ओपिनियन ऐसे एक्सप्रेस कर सकता है, कैसे एक्सप्रेस कर सकता है? वो अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है, मतलब कि सब सही है, क्लीन चिट है, कि आपके फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। हर कंपनी यही लेना चाहती है, ठीक है। वरना वो आपको क्वालिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब मिसस्टेटमेंट तो है बट वो बहुत माइनर नेचर की है और मैं उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसका नंबर नहीं आपको बता पा रही हूँ। ओवरऑल एक्यूरेट है सब कुछ, बस छोटी मोटी गड़बड़ है। या फिर वो एडवर्स ओपिनियन भी दे सकता है,
एडवर्स ओपिनियन देने का मतलब है कि मिस स्टेटमेंट है और वो बहुत मटेरियल नेचर की है, मतलब बहुत बड़ी मिस स्टेटमेंट है। आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अनरिलायबल है। मैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ट्रू फेयर नहीं दूंगा। ये जो बुक्स ऑफ ये जो फाइनेंशियल्स हैं, आई एक्सप्रेस दैट दे आर अनरिलायबल। मैं इसमें एडवर्स ओपिनियन देता हूं, बट आपको ये भी बताना पड़ेगा किस एस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का देने का मतलब है कि मैं सफिशिएंट एविडेंस ही गैदर नहीं कर पाया, मतलब मेरा जो ओपिनियन है ये पूरा कंप्लीट ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मुझे इन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। इसकी वजह से मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि एट योर ओन रिस्क रिलाई ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर सेकंड, आप पहले फर्स्ट ये देते हो मेरा ओपिनियन क्या है, आप फिर ये बताते हो कि की ऑडिट मैटर्स क्या थे, सिग्निफिकेंट रिस्क क्या था, कौन से कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस थे, मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स क्या है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज इन रियल एस्टेट, वो आप यहाँ पे की ऑडिट मैटर्स में डाल सकते हो। आप फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी दोगे कि एम्फेसाइज करो इन चीजों पे, प्लीज ड्रॉ योर अटेंशन टू दी स्पेसिफिक इश्यूज दैट आई हैव डिस्कवर्ड ड्यूरिंग माय ऑडिट। फिर आप लीगल सिग्निफिकेंस भी बताओगे, आप साइट करोगे कोर्ट में क्या एविडेंस दिया गया, वो फेयरनेस क्या थी, या फिर अगर कोई फ्रॉड हो गया तो वो सारी बातें आप वहां पे साइट करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको सेकंड पार्ट, पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया ऑडिटर्स रिपोर्ट, अब मैं सेकंड पार्ट आपको बता रही हूँ, दैट इज बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट दिखने में ऐसी दिखती है, दिस इज अ सैंपल ऑफ योर बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट कुछ ऐसे दिखती है जहां पे असेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज एंड इक्विटी होती है। यू कैन इंटरचेंज देम एज वेल, इस तरफ लाइबिलिटीज इक्विटीज लिया और या इस तरफ असेट्स लिया, ठीक है। तो फाइनेंशियल बैलेंस शीट में कहाँ दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन दी हुई है बैलेंस शीट की इंड एस 1 में दी हुई है, और शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इंडियन कंपनीज के लिए, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, वो कहाँ दिया हुआ है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले असेट्स के बारे में बात करें, अगर मैं अपनी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ही ले रही हूँ, टी शेप्ड बैलेंस शीट ले रही हूँ मैं, अगर टी शेप नहीं भी लूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल ये वाली बैलेंस शीट ले लूँ, वर्टिकल बैलेंस शीट नहीं भी लूँ, तो एक तरफ असेट्स है आपके, एक तरफ आपकी इक्विटी प्लस लाइबिलिटी है, राइट। तो अगर मैं असेट्स उठाऊं तो असेट्स को आप डिवाइड कर सकते हो नॉन करंट असेट्स में और करंट असेट्स में। नॉन करंट असेट्स मतलब जिनके पैसे आपको 12 महीने के बाद रियलाइज होंगे, जैसे बिल्डिंग हो गई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई, ठीक है। और करंट असेट्स मतलब जिनके पैसे जो कितने लिक्विड हैं, उनके पैसे आपको कब रियलाइज हो जाएंगे, विद इन 12 मंथ्स ये पैसे आपको रियलाइज हो जाएंगे। जैसे इन्वेंट्री है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, कैश है, सब आपके करंट असेट्स है। फिर कमिंग टू द लाइबिलिटी पोर्शन, लाइबिलिटी उठाऊं तो मैं लाइबिलिटी को भी आप फिर आगे सेग्रीगेट कर सकते हो करंट में और नॉन करंट में, सेम वेज कि कितने पैसे आपको एकदम देने हैं, विद इन 12 मंथ्स देने हैं, वो हो गई करंट लाइबिलिटी। कितने पैसे आपको 12 मंथ्स के बाद देने हुए, वो हो गई आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी। अब मैं बात करूं थर्ड एस्पेक्ट की जो है इक्विटी। तो इक्विटी में आपको बताना है कि शेयर कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कितनी थी, उसमें से इश्यू कितनी करी और सब्सक्राइब कितनी हुई है, राइट। और आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ओवर द इयर्स कितना हुआ है आपके पास, रिजर्व्स कितने रखे हैं आपके पास, जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व था, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सारी चीजें आपके रिजर्व्स हैं। फिर आप वहां से इसके बाद ये तो हो गई आपकी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट से आप रेशियोज को डिराइव कर सकते हैं, बहुत सारी रेशियोज डिराइव हो सकती है, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, आरओई, इन्वेस्टर एनालिसिस एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। और आप इसको प्रैक्टिकली भी यूज कर सकते हो, क्रेडिट रेटिंग के लिए, लोन अप्रूवल के लिए, मर्जर एक्विजिशन के टाइम आप इस बैलेंस शीट को यूज कर सकते हो, राइट। आप इस बैलेंस शीट को ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, बैलेंस शीट को यूज कर सकते हैं ऐसे। अब मैं थर्ड पार्ट पे आ गई हूँ, पार्ट 3, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज अ सैंपल ऑफ अ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में पहले आप रेवेन्यूज लिखते हो सारे, टोटल ऑफ रेवेन्यू, फिर आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हो, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, इसको मैंने ए मार्क कर दिया, इसको मैंने बी मार्क कर दिया। ए माइनस बी इज योर नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्सेस। फिर उसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे तो जो बचेगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इंडेस 1 में ही और 115 में बताया गया है कि रेवेन्यू को कैसे आप निकालोगे, और इंडेस 1 में प्रेजेंटेशन बताई हुई है, राइट।
रेवेन्यू को कैसे स्ट्रीम करोगे? देखो रेवेन्यू को आप दो पार्ट्स में बांट सकते हो। एक हो गया आपका कोर बिजनेस वाला रेवेन्यू, कोर बिजनेस रेवेन्यू मतलब जिसको आप सेल परचेज कर रहे हो जिसकी, ठीक है। एक हो गई आपकी अदर इनकम। अदर इनकम जैसे आपको कहीं से रेंट मिल रहा है, कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट, कहीं से आपको कमीशन मिल गई, ये सारी आपकी अदर इनकम है। अदर इनकम, या फिर आप ऐसे इसको ऐसे भी बांट सकते हो, ये आपकी एक्टिव इनकम है और ये आपकी पैसिव इनकम है। जिस चीज के लिए आपको एक्टिवली काम करना पड़ रहा है वो गई आपकी एक्टिव इनकम, जो बिजनेस की इनकम है, कोर बिजनेस की इनकम। जिन चीजों के लिए आपको एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा वो सब आ गई आपकी अदर इनकम में। जैसे कि आईटी कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है, तो ये उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया, ये उसकी कोर बिजनेस इनकम हो गई, कोर रेवेन्यू हो गया वो उसका। और उसको जितना भी डिविडेंड मिलता है वो उसकी अदर इनकम हो गई, उसके लिए वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा ना। तो इन और फिर ये हो गया आपका रेवेन्यू। अब सेकंड चीज क्या आती है पीएनएल में? सेकंड चीज आती है आपकी, पहली चीज थी रेवेन्यू, दूसरी चीज है आपकी एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस के बारे में, तो एक्सपेंसेस को आप नेचर पे और फंक्शन पे क्लासिफाई कर सकते हो, जिसमें डेप्रिसिएशन भी वहीं आ जाता है। उसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे भी कर सकती हूँ, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस से भी कर सकती हूँ, रेवेन्यू कैपिटल पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो कि कितने ओवरहेड्स है, कितने फिक्स्ड है, कितने वेरिएबल है। अ लॉट ऑफ कैटेगराइजेशन कैन बी डन। लास्ट पीएनएल में एक और चीज आती है, दैट इज एक्सेप्शनल आइटम्स। अगर कुछ एक्सेप्शनल हो गया ड्यूरिंग द ईयर, जैसे आपको लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कुछ रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, इसको आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसको आपको, ये जो आपका पीएनएल है, यहां पहले आपने रेवेन्यू लिखा माइनस एक्सपेंसेस लिखे, राइट। अब यहीं पर आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अलग से, एक्सेप्शनल आइटम्स लिखने पड़ेंगे, एक्सेप्शनल आइटम्स। यहीं पर आपको एक्सेप्शनल आइटम्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, अलग से लाइन आइटम लाना पड़ेगा। अब और अगर आप इंड एस फॉलो कर रहे हो, अगर आप इंड एस फॉलो कर रहे हो तो आपको एक और पार्ट डालना पड़ेगा यहाँ पर, जिसको मैं बोलूंगी ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ऐसी इनकम जो मेरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पार्ट नहीं है, मतलब यहां पर मैंने माइनस टैक्स करके पीएटी निकाल दिया, पीएटी निकालने के बाद मैंने एक और कॉलम बनाया ओसीआई, तो मेरे इसका पार्ट नहीं है, बट ये ओसीआई मेरी इक्विटी को इंपैक्ट करता है। कैसे करता है मेरी इक्विटी को इंपैक्ट? ये मेरे कोर बिजनेस से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरे कोर बिजनेस से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सारे वो गेन्स हैं जो मेरी इक्विटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया आपका, फेयर वैल्यू में चेंज आ गया, कुछ फेयर वैल्यू में कुछ चेंज आ गया, एक्चुअरीज में एक्चुअरियल गेन हो गया, एक्चुअरियल गेन हो गया आपको, कोई एक्चुअल गेन लॉस कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें इक्विटी को इंपैक्ट करती हैं। ये है तो इनकम ही, ये है तो गेन्स ही, बट ये मेरे प्रॉफिट लॉस से, कोर बिजनेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें मेरी इक्विटी में जाती है, बट ये पार्ट ऑफ पीएनएल ही होती है अगर आप इंड एस फॉलो कर रहे होते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं आ गई पार्ट 4 पर। पार्ट 4 पे सैंपल दिखा रही हूं मैं आपको सोकी का, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। दिस इज सोकी। इसमें आप क्या करते हो, आप ऐसे बनाते हो, आप अलग अलग कॉलम्स बनाते हो कि मेरा शेयर कैपिटल कितना है, मेरी रिटेन अर्निंग्स कितनी है और टोटल इक्विटी कितनी हो गई। ओपनिंग बैलेंस कितना था शेयर कैपिटल का, ओपनिंग बैलेंस कितना था रिटेन अर्निंग्स का, टोटल इक्विटी मेरी कितनी हो गई, राइट। बेसिकली ये शेयर होल्डर्स का फंड है, शेयर होल्डर्स का फंड है ये। प्रॉफिट फॉर द ईयर्स रिटेन अर्निंग्स में ऐड होता है, उसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया। डिविडेंड पेड मेरे रिटर्न अर्निंग्स में से माइनस हो जाते हैं, वो मैंने यहाँ माइनस कर दिए। फिर आपने मान लो और इश्यू करा है शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, तो आज को आप शेयर कैपिटल में ऐड कर दोगे और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। दिस इज हाउ सोकी इज मेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कोई पूरे साल इक्विटी में क्या क्या चेंजेस आए वो डालना है। अब ओसीआई में भी अगर कुछ आइटम्स होते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड लेस हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया ना कि इंड एस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके ओसीआई आइटम्स कहाँ जाएंगे, इक्विटी में ही जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर प्लस माइनस हो जाते हैं, ठीक है।
Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose SharpUp for the income tax learning? Coming to first point, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस is just one of the part of the income tax course. Further, बहुत सारे accountants बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। Coming to second point, कि what is the objective with this course? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज SharpUp फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. अब स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या क्या आता है। प्रॉफिट एंड लॉस पे इम्पैक्ट आता है, OCI का भी इम्पैक्ट आता है, डिविडेंड की सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आती हैं। इस साल अगर आपने शेयर्स इशू करे हैं, रिडीम करे हैं प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ, वो भी यहीं पर आते हैं। ये ट्रैक करता है रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी अवेलेबल है आपके पास, और इन्वेस्टर्स इसको यूज करते हैं कि कितना सस्टेन हो पाएगा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों चीजें ये चेक होती है। लास्ट, अब मैं पार्ट लास्ट नहीं है, ये पार्ट 5 है। मैं CFS पे आ गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ये है। आप नेट प्रॉफिट, आप सबसे पहले लिखते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर आप लिखते हो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे आप पूरा कॉलम बनाते हो। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हो, उसमें एडजस्टमेंट करते हो नॉन कैश एक्सपेंसेस की। जो भी एक्सपेंस था जो नॉन कैश नेचर का था उसकी एडजस्टमेंट करोगे। जैसे आप डेप्रीसिएशन लोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब इसमें आपके पूरे साल में जो भी चेंजेस आए वर्किंग कैपिटल के, उसको प्लस माइनस कर दोगे, तो इससे आपको निकल जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी निकाल सकते हो, राइट। ये कहाँ दिया हुआ है, ये इंड AS 7 में दिया हुआ है। कैसे बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो। डायरेक्ट मेथड मतलब कैश रिसिट और पेमेंट कितनी हुई, इसको अलग अलग दिखा दो, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते, हम इनडायरेक्ट मेथड ही ज्यादा यूज करते हैं। हम ये सारी एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश आइटम्स की, जैसे हमने यहाँ पर करी, राइट। फिर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेके आते हो कि पूरे साल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, सेल्स परचेजेस हुई, लॉन्ग टर्म असेट की, लोन्स अगर आपने लिए या वापस कर दिए। फिर लास्ट आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें पूरे साल में इक्विटी डेट के कितने प्रोसीड्स हुए, कितना डिविडेंड दे दिया, कितनी लीज लायबिलिटी मिलती, ये सारी चीजें, ठीक है। इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको लिक्विडिटी पता चलती है अपनी बिजनेस की कितनी है,
सॉल्वेंसी पता चलती है और कैश प्लानिंग भी पता चलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड डिटेक्शन हो गया था CFS से सत्यम केस में, वहां पे फेक प्रॉफिट था पर कैश फ्लो था ही नहीं, कैश फ्लो तो कुछ है नहीं बट फेक प्रॉफिट दिखाए जा रहे हो, यहीं से पकड़े गए थे वो, CFS से पकड़े गए थे वो लोग, राइट। चलिए अब लास्ट पार्ट 6 पे हूं, दैट इज नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जितने भी नोट्स टू अकाउंट्स हैं उनको आप ऐसे दिखाते हो, ये फॉर्मेट है आपका, नोट 1, नोट 2, नोट 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जिस भी आइटम को उठा रहे हो उसका नोट डाल दो, ठीक है। तो कहाँ दी है इसकी प्रेजेंटेशन, इंडेक्स 1 में और 107 में और स्केड्यूल 3 में भी बताया कि इसको कैसे करना है। इसमें आप बताते हो कि आपके बेसिस ऑफ प्रिपरेशन क्या थी, किन बेसिस पे आप प्रिपेयर कर रहे हो इन अकाउंट्स को, अक्रूवल बेसिस पे कर रहे हो, गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या है, इंडेक्स कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज जितनी है आप उनको बताते हो, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को, आपके जितने भी एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स हैं थ्रू आउट द ईयर उनको भी आप बताते हो कि यूजफुल लाइफ कितनी हो गई, फेयर वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू क्या है, राइट। आपकी जितनी भी कंटिजेंसीज हैं और कमिटमेंट्स हैं उनको भी आप डिस्क्लोज करते हो, ठीक है। कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई गारंटी आपने दी है या ली है, सब आएगा यहाँ पर। जितनी भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स थे उनको आप लेके आओगे यहाँ पर। बोर्ड मेंबर्स हैं, कोई सब्सिडरी है, कोई की मैनेजर KMP आपका, उसके साथ आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी है रिलेटेड पार्टी साथ, ट्रांजैक्शन भी प्लस कौन कौन है हमारे बोर्ड मेंबर्स, कितनी सब्सिडरी हैं, कितने KMPs हैं मेरे पास। सब्सिक्वेंट इवेंट भी आप डिस्क्लोज करोगे। सब्सिक्वेंट इवेंट मतलब मैंने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट कब बनाते हो आप, 31 मार्च को, राइट। मैंने 31 मार्च को मैंने बैलेंस शीट बनाई। अब बैलेंस शीट बनने में और साइन होने में, बैलेंस शीट बनने में और साइन होने के बीच में, मान लीजिए मैं साइन करा रही हूँ 1 जुलाई को, राइट। बैलेंस शीट बनने में और साइन होने के बीच में एक वक्त होता है, इस वक्त में कुछ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस करती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं इस वक्त में, है ना। अब जो ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इसका ना थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा होगा। मान लो मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मुझे पता था कि मैं ना वेट कर रही हूँ, मेरा एक लिटिगेशन में केस लगा हुआ है, मैं वेट कर रही हूँ, मेरा लिटिगेशन में केस लगा हुआ है और उसका रिजल्ट 31 मार्च तक अभी नहीं आया है। तो अभी के लिए मैंने इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखा दिया है, ठीक है। मैंने इसको कहाँ दिखा दिया, कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखा दिया। अब क्या हुआ, वक्त बीतता रहा। 1 जून को ये लिटिगेशन जो मेरी चल रही थी ये रिजॉल्व हो गई और अब मेरे ऊपर कोई भी पेंडेंसीज नहीं है, नो ड्यूज एंड नो पेनल्टीज। मुझे यहाँ से पता चला कि मेरे ऊपर कोई पेनल्टीज नहीं है, मुझे लिटिगेशन का कोई पैसा नहीं देना। तो ये एक सब्सिक्वेंट इवेंट है, मतलब बैलेंस शीट बनने में और साइन होने के बीच में जो वक्त है, इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई होंगी जो रिलेटेड टू मेरे फाइनेंशियल ईयर ही होंगी, बट वो टेक प्लेस बस बाद में कर रही हैं, राइट। तो इन सब्सिक्वेंट इवेंट्स को मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे एडजस्ट करूंगी, मैं इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटा दूंगी या फिर डिस्क्लोज करूंगी कि फर्दर इट वाज रेजोल्यूशन वाज टेकन आउट ऑफ दिस लिटिगेशन एंड नो ड्यूज आर देयर, या फिर मेंशन करोगे, इसका एडजस्टमेंट लोगे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। तो आपको ये रिपोर्ट करना इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर साइनिंग फाइनेंशियल। रिपोर्टिंग डेट क्या होती है, 31 मार्च, बट फाइनेंशियल्स के साइन होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, आपने कुछ एक्विजिशन कर लिया, कुछ मर्जर हो गया, आखिरी में अगर कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग है तो वो भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डालनी पड़ेगी कि आपके पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, आपका जो बिजनेस है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करता है। इनमें से जो मेजर सिग्निफिकेंस आपकी सेगमेंट्स है ना, उनको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। कैसे रिपोर्ट करते हो आप उसको, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नोट्स टू अकाउंट्स में डाल देते हो आप उसे, ठीक है। फॉर कंपनीज विद मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम, रेवेन्यू, असेट, लायबिलिटी बाय सेगमेंट शुड बी रिपोर्टेड। गॉट इट। तो ये सारी चीजें थी आपकी नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड। अब जल्दी से आपको बता देती हूँ, एक रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से
कि क्या क्या चीजें थी हमारी और क्या क्या हमने पढ़ लिया है, राइट। हमने पहले देखा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो हमने देखा ऑडिट का ही मतलब क्या है। हमने देखा मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आल्सो नोन एज सोकी, नोट्स टू अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। लीगल बैकिंग हमने देखा, हमें काम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें लॉ बोल रहा है सब काम करना है। पर्पस क्या है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, ट्रस्ट बिल्डिंग हो रही है, लीगल कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं, फ्रॉड डिटेक्शन हो रहा है, इन्फॉर्म डिसीजन ले पा रहे हैं हम लोग, राइट। देन हमने देखा कौन कौन यूजर्स हैं हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो इन शॉर्ट ऑल स्टेक होल्डर्स इन आवर बिजनेस आर यूजर्स ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे आपके शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, bankers, all your management people, all your regulators, tax authorities, employees, competitors आपके, all are interested in your AFS. Importance क्या है AFS की? That it gives you accuracy, it gives you assurance of accuracy and reliability. Then it is also a legal and statutory compliance. ये करना ही करना है, legal काम है ये, ठीक है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बनता है और पब्लिक का ट्रस्ट बनता है एएफएस से, ऑडिट कराने से, राइट। डिसीजन मेकिंग का टूल है ये मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। देन इट आल्सो गिव्स यू क्रेडिट वर्दीनेस विद बैंक्स एंड अदर लेंडर्स। योर क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीजेस with audited financial statements. Then it also helps at the time of merger acquisition and IPO readiness. जब आपको मर्जर करना हो, एक्विजिशन करना हो, स्पेशली आईपीओ के लिए तो मांगते ही हैं वो कि आप 3 साल की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ। आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी काम आता है ये और अकाउंटेबिलिटी में भी काम आता है, ठीक है। Then it is something which is used by tax department as well. तो taxation and regulatory use में भी आपकी AFS ही लगती हैं। Then आपके it is used for detection of fraud and irregularities. During audit, a lot of frauds and irregularities are seen by the auditor, which because they are testing a lot of internal controls and financial accuracy, right? That is why they come along. They detect a lot of frauds and irregularities because of fake invoices, misappropriation of assets, overstatement of revenue. So what they do it, they detect it and they report it. इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया कि सत्यम केस में यहीं से डिटेक्ट हुआ था कि इन्फ्लेट हुए हैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट, जो उसके सीए ने चैलेंज कर दिया था, राइट। Then this AFS help you in benchmarking and industry comparison as well. आप benchmark सेट करते हो एक AFS उठा के और उस इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स को अगर आपस में कंपेयर करोगे आप, तो उनकी भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही उठाओगे कंपैरिजन के लिए भी, राइट। चलिए अब हमने देखा कि क्या क्या पार्ट्स है हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। पहला हमने सबसे पहला पार्ट पढ़ा ऑडिटर रिपोर्ट। एक सैंपल मैंने आपके सामने दिखाया कि ऑडिटर रिपोर्ट ऐसे दिखती है। ऑडिटर रिपोर्ट के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले ऑडिटर का ओपिनियन, कि क्या ओपिनियन दे रहा है वो, जो अनक्वालिफाइड भी हो सकता है, क्वालिफाइड हो सकता है, एडवर्स हो सकता है या डिस्क्लेमर दे सकता है वो। अनक्वालिफाइड देगा मतलब क्लीन चिट, नो प्रॉब्लम। क्वालिफाइड देगा मतलब माइनर मिसस्टेटमेंट्स है बट ओवरऑल ठीक है। एडवर्स देगा अगर वो ओपिनियन तो मतलब बहुत मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और अनरिलायबल है ये स्टेटमेंट्स। और अगर उसने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब है कि आई एम गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, मेरे को इन्होंने सफिशिएंट काम ही नहीं करने दिया, मैं सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ही नहीं इकट्ठा कर पाया हूं, तो अब तुम जो भी इसके ऊपर फैसला लोगे प्लीज टेक इट एट योर ओन रिस्क, इट इज माय डिस्क्लेमर, ठीक है। और उसमें लिखा होगा कि आपका की ऑडिट एरिया क्या था, KAM क्या था, कि मैंने ऑडिट में क्या क्या रिस्क डिटेक्ट करे, कितनी कॉम्प्लेक्स थी ट्रांजैक्शंस, मैनेजमेंट ने क्या क्या एस्टिमेट्स लिए हुए थे, क्या रेवेन्यू पॉलिसीज हैं। फिर एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी होता है, वहां पर आपके एम्फेसिस दिया जाता है कि प्लीज इस बात पे अपना अटेंशन लेके आओ, इस मैटर पे अपना एम्फेसिस दीजिए प्लीज। और लास्ट में एक लीगल सिग्निफिकेंस भी दिया जाता है कि क्या हम कोई कोर्ट का केस है जिसको साइट करना चाहते हैं एज एविडेंस, ठीक है।
हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। फिर हमने पार्ट 2 देखा। पार्ट 2 में हमने बैलेंस शीट देखी, जहां पर हमने देखा कि एक तरफ होते हैं असेट्स और दूसरी तरफ होती है लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। जब हमने देखा तो इसकी प्रेजेंटेशन इंड AS 1 में दी हुई है। और देखा असेट्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो एज करंट एंड नॉन करंट असेट्स। सेम करंट असेट्स वो जो लिक्विड हो जाएंगे विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। और नॉन करंट एसेट्स वो जिनके जो लिक्विड होंगे आफ्टर 12 मंथ्स, राइट। सेम वेज आप लाइबिलिटीज को भी करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिवाइड कर सकते हो। करंट लाइबिलिटी वो जिसकी पेमेंट आपको विद इन 12 मंथ्स करनी है, और नॉन करंट लाइबिलिटी वो जिसकी पेमेंट आपको आफ्टर 12 मंथ्स करनी है। फिर आपने देखा कि इक्विटी होती है। इक्विटी में क्या क्या होता है? आपका शेयर कैपिटल कितना ऑथराइज हुआ, कितना इशू हुआ और कितना सब्सक्राइब हुआ, और आपकी रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स मतलब ओवर द ईयर्स आपने कितना पैसा कमाया, कितना बांट दिया और कितना अपने पास रिटेन कर लिया। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये ओवर द ईयर्स, राइट। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट खत्म हो जाती है। यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म हो जाती है, बट इस बैलेंस शीट से आप कुछ एस्टिमेट्स निकाल सकते हो। यू कैन एनालाइज, आप कुछ एनालिसिस निकाल सकते हो इस बैलेंस शीट से। वो होता है रेशियोज डिराइव कर सकते हो आप इस बैलेंस शीट से, और प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो क्रेडिट रेटिंग्स के लिए, लोन अप्रूवल्स के लिए, मर्जर एक्विजिशन के लिए, IPO अलॉटमेंट के लिए। इन सब चीजों के लिए आप इस बैलेंस शीट को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। फिर हमने पार्ट 3 देखा, जो कि था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके मेजर 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू को आप बांट सकते हो इन टर्म्स ऑफ योर एक्टिव रेवेन्यू एंड योर पैसिव रेवेन्यू। एक्टिव रेवेन्यू मतलब जो कोर बिजनेस से है, जिस चीज को आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उस चीज से आपको कितनी सेल्स, जो आप सेल्स कर रहे हो उसका रेवेन्यू कितना हुआ, और अदर इनकम जिसके लिए आप पैसिवली काम कर रहे हो, जिसके लिए आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे, जैसे रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रही है, डिविडेंड मिल रहा है, ये सब आपकी अदर इनकम हो गई, राइट। आपके एक्सपेंसेस को आप बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, उसके नेचर पे और फंक्शन पे। उसमें आप डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन सब कुछ एक्सपेंसेस में ही आ जाएगा। अब योर रेवेन्यू माइनस योर एक्सपेंसेस विल बी योर प्रॉफिट और लॉस। बट इसके अलावा एक और लाइन आइटम हम अलग से शो करते हैं, वो होता है एक्सेप्शनल आइटम्स की थ्रू आउट द ईयर कुछ एक्सेप्शनल चीजें हो गई हो, नेचुरल कलामिटी हो गई हो, थेफ्ट हो गया, ऑफ लॉस बाय फायर हो गया, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपको अलग से लाइन आइटम में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी।
फिर आपको अगर आप इंड एस फॉलो कर रहे हो तो आपको एक और चीज डिस्क्लोज करनी है, वो है ओसीआई। ओसीआई मतलब ऐसी चीज जो डायरेक्टली कोर बिजनेस से तो रिलेटेड नहीं है बट उसका इम्पैक्ट इक्विटी पे आता है। जैसे आपको कोई गेन हो गया या कोई लॉस हो गया बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यूएशन। अब फेयर वैल्यूएशन करी उससे, वो मेरा कोर बिजनेस आइटम थोड़ी है बट वो मेरी इक्विटी को इम्पैक्ट करेगा, राइट। अगर कोई एक्चुअल गेन लॉस हो गया, मेरा काम थोड़ी था एक्चुअल कराना, वो तो बाय चांस एक्चुअल गेन लॉस हो गया है, उससे मेरा कोई बिजनेस इंपैक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं उसको पीएनएल का पार्ट नहीं है, वो पीएटी का पार्ट नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पार्ट नहीं है वो, बट मुझे उसको वहां दिखाना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी, राइट। अब हम पार्ट 4 पे आए, एसओसीई यानी सॉकी पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कि थ्रू आउट द ईयर आपकी इक्विटी कैसे चेंज हुई। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, यानी कि आपका शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स, और अगर कुछ ओसीआई मूवमेंट होती तो भी हम लेके आते हैं। यही दो चीजें होती है मेजरली। तो ये ओपनिंग बैलेंस कितना था थ्रू आउट द ईयर, इनमें क्या प्लस माइनस हुआ और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया। फिर हमने देखा कि उसमें हम क्या क्या चीजों का इम्पैक्ट लेके आते हैं। फिर हम लास्ट अपने पार्ट 5 पे आ गए जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसमें हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हो रहा है, ये हमने देखा। तो हमने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि एक्चुअल ऑपरेशन से जो कंपनी में एक्चुअल ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी कि कोर बिजनेस जो हो रहा है, जो आपका कोर बिजनेस हो रहा है जिसमें कैश नॉन कैश चीजें आप लेते हो, उनको एडजस्ट करते हो, उससे आपके पास कैश का पॉजिटिव मूवमेंट है या नेगेटिव मूवमेंट है। फिर आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी यही जानना चाहा कि आपके पास पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है कैश का या नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है। पॉजिटिव मूवमेंट हो रहा है मतलब आपके पास कैश आ रहा है, नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है ना आपके पास से कैश ज्यादा जा रहा है। ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखा। और फिर आपको पता चला कि कितने लिक्विड हो आप, कितना कैश रखा है, कितनी सॉल्वेंसी है आपकी, कितने असेट्स आपकी लायबिलिटी से ज्यादा है, और क्या कैश की प्लानिंग करनी चाहिए, राइट। फिर हमने आखिरी में देखा पार्ट 6, दैट इज नोट्स टू फाइनेंशियल अकाउंट्स। आप हर चीजें अपनी डिस्क्लोज करते हो, हर एक लाइन आइटम से रिलेटेड जो भी बेसिक अजम्पशंस होंगी, प्रिपरेशंस होंगे, आपने सब डिस्क्लोज करोगे। जैसे आप बेसिस ऑफ प्रिपरेशन बताओगे, आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बताओगे क्या क्या हुआ है, आप एस्टिमेट्स और जजमेंट्स जो पूरे साल ड्यूरिंग द ईयर यूज हुई हैं उनको आप डिस्क्लोज करोगे। यहाँ पर कंटिजेंसीज है, कुछ कमिटमेंट्स है, उनको भी डिस्क्लोज करोगे। रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर दोगे कि मेरे से रिलेटेड कौन कौन है, मेरे बोर्ड मेंबर्स कौन है, मेरी सब्सिडरीज कौन है, मेरे की मैनेजरियल पर्सोनल्स कौन है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स कौन से थे, उनका क्या इम्पैक्ट था, क्या उनको एडजस्ट करा या नहीं करा। सेगमेंट रिपोर्टिंग भी करेंगे आप, राइट। बोनस, लीगल एंड रेगुलेटरी रेलेवेंस क्या है इंडिया में, तो कंपनीज एक्ट, सेबी एलओडीआर मतलब सेबी एलओडीआर के रेगुलेशंस, आईसीएआई या फिर एएस भी बोल सकते हो, और उनका रेलेवेंस क्या है। ऑडिटर रिपोर्ट सेक्शन 143 में दी हुई है, सेबी में भी दी हुई है रेगुलेशन 33 में, और आईसीआई तो बोल ही रहा है कि ऐसे 700 से 706 फॉलो करो और ऑडिटर की रिपोर्ट में अपना ओपिनियन जो है डिस्क्लोज करो। तो ये एक लीगल कंप्लायंस है, इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट क्रिएट होता है। बैलेंस शीट के बारे में सेक्शन 129 में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, और शेड्यूल 3 में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। सेबी में भी रेगुलेशन 33 में बताया हुआ है, इसको फॉलो करना है। इंड एस 1 में टोटल प्रेजेंटेशन दी हुई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है फाइनेंशियली आपकी क्या पोजीशन है, मतलब कितनी वेल्थ क्रिएटेड है, आपकी वेल्थ क्रिएशन पता चलती है यहाँ से कि आप कितने, आपका स्टेटस क्या, आपकी पोजीशन कैसी है, असेट्स एंड लायबिलिटीज से आपकी पोजीशन पता चल रही है। पीएनएल को अगेन सेक्शन 129 में बताया बनाना जरूरी है रेगुलेशन 33 में, और इंड एस 1 और 115 में इसका रेलेवेंस है। इससे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसको मैं असेस कर पा रही हूँ, राइट। सॉकी से मुझे पता चलता है कि कितनी मेरी डिविडेंड की पॉलिसी है, कितना रिजर्व्स मेरे पास रखे हैं, मैं उन्हें ट्रैक कर सकती हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरी लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो सकती है या नहीं, कितनी लिक्विडिटी है मेरे पास इस वक्त। और नोट्स टू अकाउंट से मुझे ट्रांसपेरेंसी पता चलती है, फुल डिस्क्लोजर मिलता है बिकॉज ऑल द थिंग्स आर डिस्क्लोज्ड। सो this was all about your components of audited financial statements which are very 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 important for all of us, right? It is something जो बहुत ज़्यादा, और as an accountant आपको ये सारी चीजें पता, ये आपको बनानी है पहली चीज,
दूसरी बात, इनका रेलेवेंस पता चल रहा है, ऑडिट में यूज कैसे होंगी, सारी बातें आपको पता लग रही हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, राइट। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट योर बेस्ट कोट दैट रिफ्लेक्ट्स योर अप्रोच, इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, राइट। Who said this? Neil Armstrong said this. कि आपके दिमाग में जो बेस्ट आपको लगता है ना, ये बात मुझे बहुत छू गई, वो एक्चुअली बता रही है कि आपका अप्रोच क्या लाइफ को लेके। सो अपना अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, ऑलवेज कीप योर अप्रोच टू बी वेरी 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 पॉजिटिव, ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग ऑन बिकमिंग अ बेटर पर्सन, a better human being, not just professionally, personally too. You have to work hard for becoming a better person, for a better tomorrow for your own self. Life is very unpredictable. Start working today so that your tomorrow is good. That's it from my side. I'll meet you again in the next class. Till then, bye bye, tata. Signing off. This is Radhika Dua, your co-explorer, mentor and learning buddy. I'll meet you again. Bye bye.